गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th का आज मैथमेटिक्स बताना है। तो क्लास 10th के मैथमेटिक्स में 13.1 में कल क्वेश्चन नंबर 14 तक बता दिया गया था। आज 15 से शुरू करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लकड़ी के एक ठोस बेलन के तो पहले ठोस बेलन बना लें। यह एक लकड़ी है और लकड़ी का एक ठोस बेलन है। लकड़ी का एक ठोस बेलन है तो यह हो गया हमारे पास बेलन। यह हो गया बेलन, ठीक ना। यह बेलन है, बेलन। सिलेंडर बेलन हो गया। कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए तो अर्धगोला खोदकर निकालने का मतलब यह हुआ कि इसको इस तरीके से अर्धगोला खोदकर क्या किया गया, निकाल दिया गया। ये अर्धगोला खोदकर निकाल दिया गया, ठीक ना। कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे का मतलब कि ऊपर वाले सिरे पर भी और नीचे की तरफ से इधर से भी इस सिरे पर भी अर्धगोला खोदकर क्या किया गया है, निकाला गया है। अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यह जो यच है, यह जो हमारा क्या है यच है, यह है 10 सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह जो नया वस्तु प्राप्त हुआ है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो लिख लें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, अर्थात टोटल सरफेस एरिया हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले इस प्रश्न को गहराई से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बेलन है तो यह हमारा हो गया बेलन, इस तरह से ये बेलन हो गया, इस तरह से ये बेलन हो गया। तो बेलन में क्या करना है कि अर्धगोलाकार गड्ढा खोद कर निकालना है। तो इसमें हम ऐसे अर्धगोलाकार गड्ढा खोदकर इसमें से बाहर निकाल दें और इस सिरे से भी अर्धगोलाकार गड्ढा खोदकर हम क्या करें, ऐसे अर्धगोलाकार गड्ढा खोदकर ऐसे हम बाहर निकाल दें। तो बाहर निकाल देंगे तो अब जो नई आकृति प्राप्त होगी वो तो ऊपर से बेलन की तरह का होगा, लेकिन इसमें भी ऐसे गड्ढाकार होगा और नीचे भी क्या होगा, गड्ढाकार होगा। तो नीचे जो एक अर्धगोलाकार गड्ढा है और इधर भी एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। तो अगर हम चाहें तो इस आकृति से एक नया आकृति प्राप्त हो सकता है। इस आकृति से हम चाहें तो एक नया आकृति भी बना सकते हैं। जैसे थोड़ा समझिएगा, हमने क्या किया कि यह बेलन है तो हमने बेलन ही रहने दिया, यह बेलन ही रहा, ये बेलन ही रहा, ठीक। और जो अर्धगोलाकार गड्ढा खोदे हैं, जो अर्धगोलाकार इसमें गड्ढा खोदा जा रहा है, उस अर्धगोलाकार गड्ढे को चाहें तो अर्धगोलाकार गड्ढा यहाँ पर भी है, अर्धगोलाकार गड्ढा यहाँ पर भी है। तो ये भी अर्धगोलाकार है, ये भी अर्धगोलाकार है। तो दोनों अर्धगोलाकार को मिलाएं, यह भी अर्धगोलाकार है, ऐसे जो इसमें गड्ढा खोदा जा रहा है वो भी अर्धगोलाकार है। यह वाला जो नीचे से खोदा जा रहा है, ये नीचे से जो खोदा जा रहा है वो यहाँ पे हमने लगा लिया। जो नीचे से खोदा जा रहा है उसे हमने यहाँ पे बना लिया और जो ऊपर से खोदा जा रहा है उसको हमने यहाँ से नीचे से लगा लिया। तो क्या हो गया, एक पूरा गोला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूरा हमारा गोला हो जाएगा। देखिए कैसे, ये अर्धगोलाकार गड्ढा इधर भी खोदा गया है, अर्धगोलाकार गड्ढा इधर भी खोदा गया है। तो दोनों अर्धगोलाकार गड्ढे को अगर हम मिलाना चाहें तो यह क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। यह हमारा हो जाएगा गोला। यह क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा या गोली हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, स्फीयर। यह हमारा हो जाएगा स्फीयर हो जाएगा। और यह क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। यह क्या है, वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ।
इसका अर्थ है कि अगर हम इस वस्तु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दें, इन दोनों का योग कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए यह जो प्रश्न है दो तरीके से लग सकता है। यदि हम इस आकृति को, यह आकृति धन इस आकृति में किए तो हम लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं तो सिर्फ इसी फिगर से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, गोला में नहीं बदल जाएगा, इसलिए 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए या गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, दोनों बात बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πRh प्लस गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr²। हम देख रहे हैं कि जो बेलन की त्रिज्या है वही गोले की भी त्रिज्या है, वही क्या है, गोले की भी त्रिज्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं r और पाई और 2 दूना 4, 2πr कॉमन है तो 2πr हमने कॉमन लिया तो h प्लस 2 तो बाहर चला गया है तो 2π भी बाहर है, r भी बाहर है तो एक r बच गया 2r, इसमें गुणा करेंगे तो 4πr² हो जाएगा, 4πr²। इट मीन्स हम लोग अब वैल्यू पुट करें, लिख सकते हैं कि कुल वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr कोष्ठक में h प्लस 2r। तो 2π का मान होता है 22/7, r का मान दिया है, r का मान है 3.5, तो 3.5 इन ब्रैकेट में h का मान है हमारे पास 10, तो 10 प्लस 2 इंटू r का मान है 3.5। तो हम वैल्यू पुट करें तो 7×5=35, तो 22 दूना 44 गुणे 10.5 और ब्रैकेट में है 10 धन 35 दूना 70, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे तो 7.0 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 5 चौको 20 की 0 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22, एक अंक के बाद दशमलव तो 22.0 और 10 7 17, यह 17 हो जाएगा, 17.0। अब 22 और दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो 22 गुणे कितना लिख लेंगे 17, गुणा करेंगे तो 22 और 17 तो 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 और 1 का 2 हो जाएगा और फिर 1 का 2 हो जाएगा, तो 4 5 2 7 2 1 3 354, तो 354 स्क्वायर। और देखिएगा इस सब का सब किस में है, सेंटीमीटर में है ना, तो 354 स्क्वायर सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए 22 का गुणा 17 में करेंगे तो 22 का गुणा 17 में करेंगे 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, 1 का 2 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, तो 4 5 2 7 2 1 3, तो हमारे पास हो जाएगा 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इस प्रकार कि वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार रोक दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 वह आसान प्रश्न है, आप लोग घर पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा या फिर पूछ लीजिएगा, जैसा भी हो। लेकिन आसान प्रश्न है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में दे दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। डू योर सेल्फ, आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 17 है ये हल्का सा कठिन प्रश्न है, लेकिन अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं 17 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, कोई तंबू है इस तरह से, वो बेलन के आकार का है, मतलब बेलनाकार है, इस तरह से बेलनाकार है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, और इस पर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। एक शंकु अध्यारोपित है, शंकु इस तरह से होता है, ये शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये जो ऊंचाई है वह कम है, तो कम है का मतलब ये ऊंचाई कम है, तो इसे कम कर दिया गया, ऊंचाई कम है, यह है ऊंचाई। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर, ऊंचाई एच जो है वह है 2.1 मीटर, एच बराबर 2.1 मीटर, एच बराबर 2.1 मीटर ऊंचाई, और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर है। और यह जो डी है, डी व्यास के बारे में दे रहा है कि यह 4 मीटर है, 4 मीटर क्रमशः का है। क्रमशः का मतलब कि पहले ऊंचाई का है तो ऊंचाई का मान 2.1 रख लेंगे, और फिर व्यास का है तो व्यास का मान 4 मीटर रख लेंगे, तो व्यास 4 मीटर है। इसका मतलब r बराबर d/2, तो 4/2 करेंगे तो 2 मीटर हो जाएगा। हमारा त्रिज्या आ गया 2 मीटर, 4 मीटर है, व्यास क्रमशः ऊंचाई 2.1 मीटर तथा व्यास क्रमशः 4 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, और तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर है। तो यह शंकु की ऊंचाई, और यह क्या हो गया, त्रिज्या r, ठीक ना। और इसे ऊंचाई h कहते हैं, तो इसे अगर इसमें आप h कहें तो इसे आपको h1 कह दे तो इसे आप h2 कह सकते हैं, ठीक। हालांकि h2 की आवश्यकता नहीं है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, और इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पूछा है इस तंबू को बनाने में, तो तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लोग लिख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। टेंट तंबू बनाया गया है ना, तो तंबू जो बनाया गया है वो रहने के लिए बनाया जाता है, तो इस तरीके से बेलन हो जाएगा, और बेलन पे इस तरह से हो जाएगा। इस तरह की आकृति आप कहाँ देखे हैं, मंदिर पे, जैसे मंदिर नीचे बना रहता है ऐसे गोलाकार बना रहता है, और ऊपर ऐसे उसका छत बना रहता है। तो जो मंदिर रहता है उसमें मूर्ति उर्ति रखा जाता है, या लोग भी रहते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मंदिर के आकार का घर बना के लोग रहते भी हैं। तो इस तरह से नीचे वाला बेलन है, ऊपर वाला क्या है, शंकु है, ठीक ना। ये कैनवास से बनाया गया है। तो तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस तंबू का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। साथ ही कहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा साथ ही क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। तंबू के आधार का मतलब नीचे जो तंबू है उसमें कैनवास से नहीं ढका गया है। इसका कहने का सेंस यह है कि आप लोग शादी विवाह में देखते होंगे, शादी विवाह में क्या होता है, तंबू लग जाता है, टेंट चारों तरफ लग जाता है और नीचे जो है तंबू में का ही कुछ बिछा दिया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बिछाया गया है, तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो हम लोग लिखें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πRh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है πRL होता है। तो हम r और पाई दोनों में कॉमन है, तो πr हमने कॉमन कर लिया, तो 2h प्लस 2h और πr कॉमन हो गया तो l हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, 22/7। r का मान कितना है 2 है तो 2 हुआ, और 2 गुणे h का मान है 2.1 और l का मान कितना है 2.8 है। इसको हमने लिख लिया। लिख सकते हैं 22/7 गुणे 2, 2 एक 2 और 2 दूना 4, 4.2 प्लस 2.8, ठीक ना। 22/7 गुणे 2 और यहाँ से 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 7.0 हुआ। तो हम लोग चाहें तो 7 से 7 को काट भी सकते हैं, तो 1.0, तो 1.0 को आप 1 समझ सकते हैं तो उसे छोड़ सकते हैं। 22 दूना 44, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो लिख सकते हैं तंबू में प्रयुक्त का मतलब लगा, ठीक ना। तंबू में लगा, प्रयुक्त होने का मतलब होता है कि जो लगा हो, जो खर्च हुआ हो, ठीक ना। तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, बराबर 44 और सब मीटर में है ना, तो 44 मीटर स्क्वायर। पहला आंसर तो यह कंप्लीट हुआ, कि तंबू में लगा कैनवास का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर, यह हमारा आंसर हो गया। लेकिन साथ ही दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है कि साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो कैनवास की लागत बराबर, और दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर ये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है वो 500 रुपया है। तो तंबू में प्रयुक्त कैनवास का लागत ज्ञात कीजिए। तो लागत निकालना है, प्रयुक्त कैनवास का लागत बराबर प्रयुक्त कैनवास का लागत बराबर कितना लगा है 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 गुणे 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है 500 रुपया, तो 44 गुणे 500। तो लिख सकते हैं 0 5 को 20 के 0 हासिल 2 5 को 20 2 22, तो 22,000 रुपया। यह क्या हुआ प्रयुक्त कैनवास का लागत। तो यह भी एक प्रश्न था, तो जो सेकंड करके पूछ दिया था, तो इसका भी हम क्या लिख देंगे कि ये भी हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से यह प्रश्नावली आज समाप्त हो गया। 13.1 13.1 समाप्त हो गया। कल जो है हम लोग 13.2 पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, ठीक ना। आप लोग डेली बाय डेली नोट्स बनाते रहिए और घर पे अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 91 70 70 66 55 6655 संतोष सर। आज के लिए बस इतना ही, शेष कल बताया जाएगा।